लेकिन सर दो ही सिचुएशन है। अगर देखा जाए सिचुएशन दो तरह की है कि अगर सीज फायर की तरफ जाते हैं तो फिर यानी जो ईरान है उसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनना, या दूसरी सूरत ये है कि वो इस चीज़ पे दोबारा छेड़खानी नहीं करेंगे इजराइल। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान हार मान चुका है या उसने सीज फायर के लिए इसीलिए एक्सेप्ट किया कि वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा, या फिर कोई और मामला देखते हैं? देखें, ये दोनों बातें इसमें शामिल नहीं है ये सीज फायर में। यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अटैक जो किया गया था उसके तीन बेसिकली उनके बैक ऑफ माइंड में ये थे कि एक तो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय किया जाए, नंबर 2 कि वहाँ पे रजीम चेंज की जाए, नंबर 3 जब ये दोनों काम कर लिए जाए तो ईरान शुड अगेन अपीयर ऑन द टेबल एज ए सरेंडर्ड पावर, हारा हुआ मुल्क के तौर पे आए। तो इसमें से एक काम तो हुआ कि कहते हैं उन्होंने जब इजराइल फेल हो गया अपने इस मिशन में और उसको एक तरह की शिकस्त ही हुई है, तो और साइकोलॉजिकल शिकस्त तो डेफिनेटली हुई है, तो उसके बाद अमेरिका ने उसको बॉम्ब किया। अब वहां पे कितना उसका नुकसान हुआ है, क्योंकि अब खुद उनके पास रिपोर्ट्स ये हैं कि उनकी जो 400 kg के तौर के मिकदार जो है एनरिच यूरेनियम की वो वहां से वो शिफ्ट कर चुके थे। अब सेंट्रीफ्यूजेस का कितना नुकसान हुआ है, उनका वहां पे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका कितना नुकसान हुआ है, ये अभी वक्त बताएगा, उस पर अभी हम मजीद बात नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें ये जो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर, उनका ईरान को बारहा इस तरह के अटैक्स फेस करने पड़े हैं, इस तरह के उनके खिलाफ सबोटाज हुई है, उनके पास वो जो नॉलेज है न्यूक्लियर एनरिचमेंट की वो मौजूद है और वो मटेरियल भी मौजूद है, तो वो उसको किसी टाइम पे भी कर सकता है एनरिच। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि हम न्यूक्लियर हथियार बनाने की इस वक्त बात नहीं कर रहे। ईरान का वो अपना यूरेनियम का एनरिचमेंट फॉर पीसफुल पर्पस उसका बाकायदा तौर पे राइट है, क्योंकि वो एनपीटी का सिग्नेटरी है और वहां पे उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की इंस्पेक्शन हुई है और जो सबसे ज्यादा रडार पे रहा है वो सिर्फ ईरान रहा है। लेकिन चूंकि वहां पे इजराइल वो और ये जो अभी अटैक भी हुआ है इन पे, उनके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं था कि IAEA के पास, कि उनके पास सिर्फ एक रिपोर्ट थी DG ग्रॉसी के पास कि जो डायरेक्टर जनरल IAEA है मिस्टर ग्रॉसी, उनके पास सिर्फ एक रिपोर्ट थी जिसको मैनिपुलेट किया था मोसाद ने। तो उस बुनियाद पे इजराइल ने खुद ब खुद उस पर अटैक कर दिया। वो तो आप देखें टॉक्स भी जारी थी अमेरिका के साथ, और दूसरी तरफ वो मीटिंग, अब उसका नतीजा ये था कि उनके पास कोई रिपोर्ट थी तो वो अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लेके आते। अगर वहां पे उनको कंसर्न होता तो फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाते और वहां पे फिर डिटरमिन होता। ये एक बकायदा प्रोसीजर लेड डाउन है, पूरा दुनिया का एक तरीका कार है। ये तो नहीं है कि बंदा उठे और कहे सुबह उसको प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पे वो किसी की न्यूक्लियर साइट पे अटैक कर दे। फिर IAEA की जो आर्टिकल्स हैं वो और जो UN के आर्टिकल्स जो हैं वो क्लियरली अब इस चीज से रोकते हैं कि दुनिया में किसी न्यूक्लियर साइट को कोई हिट नहीं करेगा, क्योंकि उससे कंटेमिनेशन हो सकती है और जिससे जो आम तो सर ये बात इजराइल को, अमेरिका को हजम हो जाएगी, क्योंकि ईरान तो अब पीछे नहीं हटेगा। जिस तरह से जंगी हालात रहे, जिस तरह से उन पे अटैक किए गए, तो अब वो यकीनन इस न्यूक्लियर साइट को पूरा करेगा। न्यूक्लियर बम्बिंग वगैरह जो भी है ये मामलात, ये इस तरफ जाएगा एक सेफ साइड पे रहने के लिए। तो क्या मैंने आपसे कह दिया कि देखिए जो उसने रेजिलियंस शो की है, जो लीडरशिप शो की है और जो अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया है, उससे उनको रजीम चेंज तो नहीं हुई और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए। तो अब उनको ये बात समझ में आ गई है कि बूट्स ऑन ग्राउंड वो कर नहीं सकते। ठीक है जी, बूट्स ऑन ग्राउंड उनको पता है कि बॉडी बैग्स आएंगे इसके साथ, और वो अमेरिका के पास वो इस तरह की पेशेंस है ही नहीं। ईरान ने प्रूव किया कि उनके पास पेशेंस है, उनके पास स्ट्रेटेजी है, उनके पास रेजिलियंस है, उनके पास फेथ है, उनके पास पॉलिटिकल विल है, जिससे वो जंग लड़ी है। और इसी वजह से इस वक्त वो सर फख्र से बुलंद है उनका,
और वो आगे जाएंगे। अब अमेरिका के पास देखें जो वॉर की ऑप्शन थी वो उसने एक्सरसाइज कर ली, वो B-2 बॉम्बर्स एक दफा भेज के उसने वो तो क्लेम कर रहा है कि मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अब वो ये नहीं है कि ईरान किसी तरह एक डिफीटेड पोजीशन में आ रहा है। ईरान की एक पोजीशन जो है वो ऑनरेबल पोजीशन है, उसने अपना पूरा दिफा करने की पूरी कोशिश की है। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस थिंग, नाजरीन भी इस बातों को ना भूलें कि कितने सालों से उन पे सैंक्शंस मौजूद है, ना उनका एयरफोर्स वो अपना रिफर्बिश कर सके, ना वो नई एयरक्राफ्ट खरीद सके, और उनको जिस तरह की सैंक्शंस लगी हुई थी उनकी वजह से वो बहुत पीछे चले गए थे। लेकिन उन्होंने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स जो डेवलप किए और उसके सहारे उन्होंने पूरी जंग लड़ी है। तो लिहाजा ये जो अब NPT पे और ये जो न्यूक्लियर इशू पे और उनकी इनरिचमेंट पे वो कैसे गुफ्तगू चलेगी ये भी वक्त बताएगा। वो थोड़ा अर्ली है कि हम उसमें कहें कि क्या सिचुएशन बनेगी, लेकिन जो नतीजा निकला है उसका उसमें ये है कि इजराइल को शिकस्त हुई है और अमेरिका ने मान लिया है कि ईरान को शिकस्त नहीं दी जा सकती बमों के जरिए, चाहे वो B-2 बॉम्बर्स हों या उनके F-35 हों। आप देखें ना 200 जहाजों का अटैक हुआ, 200 जहाजों का अटैक तेहरान पे हुआ, नतीजा क्या निकला? शहादतें हुई, लेकिन वो इकट्ठे रहे और उसके बाद उन्होंने रिटेलिएट किया, फिर उन्होंने अटैक किया, फिर उन्होंने रिटेलिएट किया। उन्होंने उनका आयरन डोम, उनके 4 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, उसको तबाह किया, उसको पेनिट्रेट किया और उनके एरियाज को हिट किया। और जिस तरह नेतन्याहू वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि वहां पे वो एक कैजुअलिटी भी होगी, तो वहां पे उनके जो मिलिट्री टारगेट से उनको हिट किया। तो ये मेरे ख्याल से ईरान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरे मिडिल ईस्ट में, उस बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया है उसने। वो जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस था कि वो सब कुछ इन फेवर ऑफ इजराइल चले जाए, वो नहीं हो सका। अभी भी वहां पे एक बैलेंस जो है जिसको ईरान लीड कर रहा है वो मौजूद है, कि वो एज अ नेशन वो मौजूद है और उसने इजराइल की बुली को नहीं माना, बल्कि इजराइल का जो एक इंप्रेशन था कि वो अनबीटेबल है, उसके स्काइज जो है वो इतने सेफ है कि एक मिसाइल नहीं एंटर हो सकता, वो सारा उसका इमेज जो था और उसकी सारी जो कैपेसिटी थी और कैपेबिलिटी थी उसको ईरान ने डिस्ट्रॉय किया। बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया। सर व्हाट डू यू से कि क्या ईरान और इसराइल के अंदर तमाम धड़े जंगबंदी पर मुत्तफिक हो सकते हैं या किसी ग्रोह की जानिब से बगावत का इम्कान मौजूद है? अगर है तो कहाँ से हो सकता है? आप इसराइल की बात कर रहे हैं? दोनों साइड से। मैं नहीं समझता कि ईरान से कोई अच्छी बात आएगी। कोई ईरान एक देखें ईरान का ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह पाकिस्तान की पोजीशन है कि जब अटैक होता है तो फिर ये नेशंस जो है इकट्ठी हो जाती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आयतुल्ला खामनाई की जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो इस पूरी वॉर सिचुएशन से ना सिर्फ वो स्ट्रांग हुई है बल्कि उनका पूरा नेशन डेवलप हुआ है। और जिस तरह रजा पहलवी को एक भोंडे अंदाज में एक उसको दिखाया गया, उससे उसकी कोई थोड़ी बहुत भी कोई क्रेडिबिलिटी थी तो वो जमीन बोझ हो गई। वहां पे तो ईरान से तो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं आती। लेकिन जहां तक नेतन्याहू का ताल्लुक है, नेतन्याहू तो एक्सट्रीमिस्ट है, वो तो खुद ज़ायनिस्ट है, तो वो एक अलायंस के थ्रू है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां से कोई ऐसी आवाज उठ सकती है, क्योंकि वो सिर्फ देखते हैं अमेरिका की तरफ और उनका ये था कि अमेरिका इसमें एंगेज हो और वो ईरान को बॉम्ब करे और उनको शिकस्त दे दे। लेकिन ईरान ने जिस तरह वापस अटैक किया है उससे अमेरिका ने ये बात समझ ली है कि ये तरीकाकार जो है ये दुरुस्त नहीं है, इससे आगे हम मजीद नहीं जा सकते। अब जो रेड लाइंस हैं वो अगर क्रॉस होंगी तो फिर वो हर मुल्क के लिए तबाही थी और कुछ नहीं था। और ट्रंप को कहीं पे या अमेरिका को कहीं पे इससे ज्यादा कोई हजीमत उठानी पड़नी थी, उनको कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही थी। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि बूट्स ऑन ग्राउंड के जब तक आप नहीं करते उतनी देर तक ना रजीम चेंज हो सकती है ईरान में और ना वहाँ पे कोई ईरान को शिकस्त देने का मंसूबा
कोई कामयाब हो सकता है। लेकिन जो ही आप बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे तो ईरान की ज्योग्राफी, उनकी आप देखें ये जो गवर्नमेंट है इसकी सारी जो पॉपुलैरिटी है वो तेहरान से साइडों पे जितने उनका स्प्रेड आउट जो है उस पूरी वो ईरान में स्प्रेड आउट है इनकी पॉपुलैरिटी जो है। तो वहां पे कोई इतना आसान नहीं है कि वो ये इराक नहीं है, ये कोई सीरिया नहीं है, ये कोई लेबनान नहीं है। ईरान इज अ बिग कंट्री, 92 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये सारी कैलकुलेशंस उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने डेफिनेटली की, पहले सब कुछ उनकी पेंटागन ने की, सब कुछ उनके पास ये सारे ब्लूप्रिंट्स होते हैं कि किस तरह वॉर को आगे कैसे लेके जाना, क्या प्रोज होंगे क्या कॉन्स होंगे।